हेलो एवरीवन, वंस बैक टू द आईडीए यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आगे के छोड़े हुए हिस्से को, जहाँ पे हम लोग एटम चैप्टर पढ़ रहे थे। एटम चैप्टर में हमने रदरफोर्ड मॉडल के बारे में बहुत अच्छे से डिफाइन कर लिया था और हमने पाया था कि जो सेंटर पार्ट होता है वो आपका पॉजिटिव चार्ज से घिरा होता है, जिसको हमने एक नाम दिया था न्यूक्लियस। ठीक है ना। और जो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स थे हमारे, वो सेंटर ऑफ न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे थे एक फिक्स्ड ऑर्बिट में। आज हमारा काम होने क्या वाला है, हमें कैलकुलेट करना है वो डिस्टेंस न्यूक्लियस की जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपका घूम रहा है। समझ में आया कि नहीं आया। लेकिन एक चीज देखो आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखना कि अगर ये आपका एटम है और ये यहाँ पे न्यूक्लियस है, ओके। अगर आपको एक चीज बताऊं, आपको पता है एटॉमिक नंबर और मास नंबर में डिफरेंस। एटॉमिक नंबर मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्ज। समझ में आया कि नहीं आया। तो ध्यान से देखो, अगर किसी एटम का एटॉमिक नंबर जेड है तो उसके न्यूक्लियस में कितना पॉजिटिव चार्ज होगा, जेड इंटू ई होगा कि नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया। और जो इलेक्ट्रॉन है हमारा वो कहाँ पे रोटेट कर रहा है, यहाँ पर रोटेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है ना। और इनके बीच की मान लो रेडियस यानी दूरी कितनी है, जल्दी बताओ। आर है। और इसका मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन का मास एम है और ये वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ध्यान से देखना, कहानी में दोनों चीजें क्लियर हो रही। पहला, धरती में जो कुछ भी सर्कुलर पाथ में मूव करेगा उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ में आया कि नहीं आया। और यहाँ पे सर्कुलर पाथ में मूव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी आपके दिमाग में बात आई कि यहाँ लगने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर आप बैलेंस कर दोगे, सेंट्रीपिटल फोर्स के। तो डेफिनेटली वहां नीचे आर आने वाला एम बी स्क्वायर अपॉन आर वाले में, आप वहां से चीजों को कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ this will be orbit at which electron revolve। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे अपन इसको बताते हैं कि ये आपका एक एटम है, इसके सेंटर पे जेड ई पॉजिटिव चार्ज था और एक इलेक्ट्रॉन है जो कि आर दूरी पर इस पर रिवॉल्व कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ वी। ठीक है ना। तो अब देखो क्या होगा, लेट a electron of charge E and mass m moving with velocity v at a distance small r। समझ में आया कि नहीं आया। और एक किसके अराउंड कर रहा है, अराउंड द न्यूक्लियस having positive charge Jd, having positive charge Jd। समझ में आया कि नहीं आया। सो ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ई बराबर, ध्यान से देखना, एफ ई बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहला चार्ज कितना है, जेड इंटू ई है कि नहीं है। दूसरा चार्ज हमारा क्या है, ई है। और डिस्टेंस कितनी है, आर। तो ये कितना हो गया, आर स्क्वायर। इसको मानोगे क्वेश्चन नंबर 1। समझ में आया कि नहीं आया, देखो जल्दी से। समझ में आया ना। चलो फिर लिख लिया ना, लिख लो हो गया। सो अब देखो यहाँ पे, बट द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। इलेक्ट्रॉन जो है हमारा मूव काय में कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, विच इज ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। वो किसकी वजह से होगा, विच इज ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ देखो एफ सी यानी सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाता था आपका, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई
आर। ये आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक है ना। तो आप क्या बोलोगे, द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, द रिक्वायर्ड centripetal force, the required centripetal force will be provided by electrostatic force, will be provided by electrostatic force। यानी आप क्या बोलोगे, दिस इज एफ ई बराबर दिस विल बी एफ सी। कोई दिक्कत क्या। सो ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एफ नॉट, दिस इज जेड ई इंटू क्या हो जाएगा ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है ना। और ये किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज एम बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। तो देखो आर से ये आर स्क्वायर तो कैंसिल हो गया। ठीक है, अल्टीमेटली आपको आर की वैल्यू चाहिए ना, तो आर को इधर ले गए हम लोग। तो दिस इज 1/4 पाई एफ नॉट, दिस इज इक्वल टू द जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम बी स्क्वायर बराबर क्या आ गया आर। लिखो जल्दी से। दिस इज द रेडियस ऑफ, ठीक है ना, जिस ऑर्बिट पे आपका रिवॉल्व कर रहा है। लिख गया ना। ठीक। जेड इज द एटॉमिक नंबर, यहां पे लिख देना वेयर जेड इज एटॉमिक नंबर, वेयर जेड इज एटॉमिक नंबर। हो गया ना। देखो इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम, अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें, सो इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम, अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं, तो ध्यान से देखो व्हाट यू गेट हियर, दिस विल बी जेड इज इक्वल टू हाइड्रोजन एटम के लिए कितना हो जाएगा 1। ठीक है ना। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, दिस इज 1/4 पाई एफ नॉट, जेड की जगह 1, यहाँ से क्या हो जाएगा ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम इंटू, देखो जल्दी से हो गया ना। चलो हेडिंग डालो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग। देखो आपको पूरा का पूरा जो स्टेटमेंट लिखना है वैसे ही लिखना है। ठीक है, जैसा भी पिछले वाले डेरिवेशन में लिखा सब कुछ सेम। आपने ये जो डेरिवेशन यहाँ पे किया, दिस इज एफ सी बराबर एफ ई किया था कि नहीं किया था। सो एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर बराबर दिस इज 1/4 पाई एफ नॉट जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। हाँ है ना। इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम आपने क्या किया था, पर अपन पूरे फंडामेंटल के लिए निकाल लेते। ध्यान से देखो अब यहाँ से करना क्या है आपको, ये आर से आपका आर कैंसल, सो व्हाट यू गेट हियर एम वी स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एफ नॉट जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई। ठीक है ना। अब देखो होने क्या वाला है, यहाँ देखो 1/2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो और 1/2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो। ये क्या बन गया आपका 1/2 एम बी स्क्वायर, क्या बन गया। तो दिस इज 1/2 एम बी स्क्वायर। आप बोलोगे कि यहाँ पे 1/2 एम बी स्क्वायर तो क्या होता था आपका काइनेटिक एनर्जी होता था। सो व्हाट यू गेट द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज 1। देखो यहाँ 4 है और यहाँ पे क्या है 2, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो दिस इज 8 पाई एफ नॉट, ठीक है ना, जेड ई स्क्वायर बाई आर। ठीक है ना। अगर यहाँ पे ये कौन सा होता हाइड्रोजन एटम होता तो जेड की वैल्यू क्या हो जाती 1। सो द काइनेटिक एनर्जी विल भी कितना हो जाता, तो दिस इज ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई एफ आर। देखो जल्दी से,
हो गया ना। हो गया। तो अब हेडिंग डालो यहाँ पे, टोटल एनर्जी ऑफ अ मूविंग इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी ऑफ अ मूविंग इलेक्ट्रॉन। देखो जो टोटल एनर्जी आपकी है यहाँ पे, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू E इज इक्वल टू विच इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, है ना। अभी अभी देखो आपने क्या देखा, तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो क्या निकाली आपने, दिस इज इक्वल टू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है आपकी, याद रखना इसको, डायरेक्ट याद रखो, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है आपकी किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ऑर्बिट में है, तो वो होती है आपकी माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इन दोनों वैल्यूज को आपको कहाँ पे रखना है, इस इक्वेशन नंबर 1 में। तो ध्यान से देखो, व्हाट यू गेट हियर, दिस E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाई आर। तो ध्यान से देखो, अगर इससे कॉमन क्या क्या आ रहा है, सो दिस विल बी ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो कॉमन आ रहा है, समझ में आया कि नहीं आया, ये तो इतना तो कॉमन आ गया। तो यहां से क्या बचा आपका 1/2, और यहां से क्या बचा माइनस, हाँ। तो अब देखो यहाँ से एलसीएम कितना हो जाएगा, माइनस, यहाँ से एलसीएम आएगा 2 और घटाओगे तो -1/2 आएगा कि नहीं आएगा। सो व्हाट यू गेट हियर, माइनस ई स्क्वायर और 2 बचेगा, इधर से जाएगा, कितना हो जाएगा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। समझ में आया कि नहीं आया। द टोटल एनर्जी जो है आपका निगेटिव ऑफ द काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है ना, और हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। लिख गया ये, लिखो जल्दी से इसको। ठीक है, यहाँ पे आ गया ना। तो देखो यहाँ पे टोटल एनर्जी में नेगेटिव साइन आ गया, आपको बोलोगे यहाँ पे हेयर द टोटल एनर्जी, हेयर द टोटल एनर्जी इज नेगेटिव। टोटल एनर्जी आपका कैसा निकल के आ गया, नेगेटिव। ये नेगेटिव साइन आपको बताता है कि जो टोटल एनर्जी किसकी वजह से नेगेटिव आ रहा है, क्यों, क्योंकि जो आपका इलेक्ट्रॉन है उसको न्यूक्लियस ने बाउंड करके रखा है, क्या रखा है। तो आप बोलोगे दिस नेगेटिव साइन शोज दैट, this negative sign shows that, this negative sign shows that the nucleus is sorry, the electron is bounded by nucleus, the bounded by nucleus। तो अच्छा, अगर पॉजिटिव साइन होता तो फिर क्या होता, तो आप बता सकते हो, इफ द टोटल एनर्जी विल बी पॉजिटिव, अगर टोटल एनर्जी आपका क्या है, पॉजिटिव है, देन इलेक्ट्रॉन विल नॉट मूव इन ऑर्बिट, वो किसी भी ऑर्बिट में मूव नहीं करेगा। नोट कर जाओ, इलेक्ट्रॉन आपका ऑर्बिट पे मूव नहीं करेगा। हो गया ना। तो चलो हेडिंग डालो, बोर्स एटॉमिक मॉडल।
देखो यहाँ पे नील्स बोर is correctly predict the well defined atomic model which overcome to the all limitation which are faced by other laws, which are faced by other model. नील्स बोर ने 3 पॉस्टुलेट दिए थे. नील्स बोर gives 3 postulate which define the atomic model. ठीक है ना. देखो जल्दी से, नील्स बोर ही थे पहले साइंटिस्ट जिन्होंने एक परफेक्ट एटॉमिक मॉडल आपको दिया गया था, और उनको जो मॉडल दिया था उन्होंने 3 पॉस्टुलेट में डिफाइन किया था. वो तीनों पॉस्टुलेट अपने ये है. पहला पॉस्टुलेट तो ये है कि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट पे रिवोल्व कर रहा होता है उस समय वो जब मूव कर रहा होता है कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं होती है, वो फिक्स्ड ऑर्बिट में रहता है. दूसरा, इलेक्ट्रॉन केवल उसी ऑर्बिट पे रिवोल्व कर सकता है जिसका जो एंगुलर मोमेंटम था ना वो इंटीग्रल मल्टीपल निकल कर आए किसके, h/2 पाई के, किसके h/, ठीक है. तीसरा लॉ क्या था, अगर कोई इलेक्ट्रॉन को, ठीक है ना, एक और क्या बोल सकते हैं ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पे जंप करना है तो एग्जैक्टली उसे उतनी एनर्जी रिक्वायर होगी जितना उन दोनों ऑर्बिट की एनर्जी के बीच में डिफरेंस होगा. आई बात समझ में नहीं आया? तो स्टार्ट करते हैं. डालो बोर्स फर्स्ट पॉस्टुलेट. तो देखो यहाँ पे फर्स्ट पॉस्टुलेट क्या है आपका, तो देखो फर्स्ट पॉस्टुलेट है आपका, दिस विल बी ईच एटम हैज certain each atom has a certain stable state in which each atom has a certain stable state in which ठीक है ना, each atom has a certain stable state in which the electron is revolving, have fixed amount या फिर have it, क्या हो जाएगा यहाँ पे, each atom has a certain stable state in which the electron is revolving around the nucleus. ठीक है. They do not emit radiation. आया समझ में नहीं आया? पॉस्टुलेट नंबर 2, ठीक है. The electron will only revolve on those orbits which have angular momentum equal to integral multiple of h/2 पाई. समझ में आया कि नहीं आया?
तो ध्यान से देखो, एंगुलर मोमेंटम को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल यानी एन आ गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एच अपॉन 2 पाई, ठीक है ना। जहाँ पे एन की वैल्यू आपको स्टार्ट करना है, दिस इज आपका क्या जाएगा 0 1 2 3 और ऐसे करके। समझ में आया कि नहीं आया? लिखो जल्दी से। ठीक है, यहाँ पे जो h है आपका वो प्लैंक कांस्टेंट है, h क्या है आपका, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। देखो जल्दी से इसको। हाँ, एच इज अ प्लैंक कांस्टेंट, ये पूरा। इसके बाद देखो आप लोग, इसको एक और फार्मूला बनता है, एंगुलर मोमेंटम बराबर होता है m इंटू वी इंटू आर, क्या होता है, और विच इज इक्वल टू h अपॉन 2 पाई, दिस इज एन एच अपॉन 2 पाई। ये फार्मूला भी कई जगह न्यूमेरिकल में यूज होता है। देखो जल्दी से इसको। हाँ, एल एल, ये एल है, और यहाँ एम बी आर बराबर एन एच अपॉन 2 पाई। कहाँ, जू जे इंटू एस, जूल सेकेंड। हो गया ना। बोर्स थर्ड पोस्टुलेट, थर्ड पोस्टुलेट। देखो आपको ये पता था, इलेक्ट्रॉन अगर एक ही ऑर्बिट में घूमता रहेगा तो वो कभी भी एनर्जी इमिट नहीं करेगा, बोर ने पहले बोल दिया। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट में लोअर एनर्जी वाले में जाएगा तो उस समय उसे फोटोन को इमिट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, और वो फोटोन की जो एनर्जी होगी एग्जैक्टली किसके बराबर होगी, उस डिफरेंस के एनर्जी लेवल्स के। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो, द इलेक्ट्रॉन डिड अ ट्रांजिशन from the non-radiating orbits to lower energy orbit, to lower energy orbit, ठीक है। The electron did a transition from the non-radiating orbit to a lower energy orbit, then it emit a photon, of energy equal to the difference of the two energy levels। समझ में आया कि नहीं आया? अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में तो फोटोन एमिट करेगा। तो ध्यान से देखो, दिस इज इक्वल टू आपका, अगर बोले कि एनर्जी कितना हो जाएगा, दिस इज ई आई माइनस ई एफ, दिस इज द एनर्जी ऑफ फोटोन। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर आपका क्या होता है, बोर्स मॉडल खत्म होता है, ठीक है ना। बोर ने जो आपको मॉडल दिया था ये पूरा उसने उसको समझाया, और इसके बाद अब जो लास्ट टॉपिक इसका बचा हुआ है, दैट्स विल बी द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। समझ में आया कि नहीं आया?